So your chapter is, the principle of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. This is your chapter. शॉर्ट में आप लोग इसे जेनेटिक्स का नाम भी देते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स. सो पहला ही टॉपिक है व्हाट इज जेनेटिक्स. इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ inheritance and variation. So genetics is a branch of science dealing with inheritance and variation. Inheritance और variation नाम के दो छोटे छोटे प्रोसेस को डील करने वाली साइंस है, that is known as genetics. इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टॉपिक यही हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. और बड़ी डेफिनेशन बोलने के पहले मेरे स्टूडेंट बहुत छोटी डेफिनेशन बोलते हैं और बोलते हैं इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है बस. आप इतना बोलेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं पूछूंगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, आप बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस. और बोलूंगा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है. It's a process of transfer of character. Transfer of characters. From parents to progeny. Parents to progeny. अब ये दोनों शब्द को समझिए. Progeny मतलब बच्चे, parents मतलब माँ बाप. तो माँ बाप से बच्चों को कुछ कैरेक्टर मिलते हैं. वो जो कैरेक्टर मिल रहे हैं उनका ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस का नाम ही क्या है, इनहेरिटेंस. हम सब ने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट अपने घर में जरूर पाया है. जैसे सुनील तुम्हारा कलर तुम्हारे पापा जैसा है. आप समझ लो मेरे पापा का कलर कैसा होगा. समझ गए. बोले तुम्हारी हाइट तुम्हारे पापा जैसी, तो तुम समझ लो मेरी हाइट कैसी होगी. बोले यार तुम्हारा जो क्या नाम है, कोई भी कैरेक्टर, तुम्हारी नाक है वो तुम्हारी मम्मी जैसी. तो आप तुम देख सकते हो हम सब लोग एक कॉम्प्लीमेंट घर में पाते हैं. यार हमारी बिटिया की आंखें बिल्कुल दादी पे गई हैं. दादी, अच्छा दादी ने कैरेक्टर दिया होगा पापा को, पापा से आया होगा बिटिया पे. किसी ने बोला जो फिंगर्स हैं भाई इनकी मम्मी जैसी है. तो बोला भाई यार ये कैरेक्टर हमारे पास हमारी मम्मी से मिला. तो याद रखना इनहेरिटेंस वो सारे प्रोसेस हैं जिनमें कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा. कहां से कहां, पेरेंट से प्रोजेनी. और इनहेरिटेंस एक्चुअली एक बड़ी पुरानी सेइंग को बेटा सही करता है. इट इज नोन एज लाइक बिगेट्स लाइक. जो जैसा है वैसे लोगों को पैदा करेगा. अब हाथी का बच्चा हाथी होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा. अब घोड़े का बच्चा हाथी नहीं हो सकता और हाथी का बच्चा घोड़ा नहीं हो सकता. कहने में बड़ी मजाकिया शब्द लगते हैं लेकिन एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि हर एक बंदे का कैरेक्टर है. आप लोगों ने बोला था कि अगर मैं किसी भी स्पीसीज को डिफाइन करूं, चार बातें होती हैं. नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो तुमने हाथी कहा तो उसका एक कैरेक्टराइजेशन होगा. और कैरेक्टर का क्या होता है, ट्रांसफर. द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज नोन एज इनहेरिटेंस. सिंपल सा, बहुत सिंपल सा बड़ा प्रोसेस है इनहेरिटेंस. कोई पूछे व्हाट इज इनहेरिटेंस, बता पाओगे. इट इज अ प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. ये हो गया इनहेरिटेंस. देन व्हाट इज वेरिएशन. सर जी जब भी आपका बेटा आपके पास जो कैरेक्टर आए वो कैरेक्टर आपके अपने मम्मी पापा से आए, पर क्या आप एग्जैक्ट कॉपी है अपने पापा की? क्या आप एग्जैक्ट कॉपी अपनी मम्मी की ना. आप पापा और मम्मी के कैरेक्टर लेके आए लेकिन पापा और मम्मी के साथ वेरिएशन भी लेके आए. तो नहीं, आपका कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटी है आपके पापा से, आपकी मम्मी से, एंड दैट इज नोन एज वेरिएशन. तो वेरिएशन इज नोन एज डिग्री ऑफ डिससिमिलरिटी. between
parents and progeny. It is known as variation. तो जेनेटिक्स इन्हीं दो प्रोसेस को डील करती है बस, कि हमें अपने मम्मी पापा के कैरेक्टर मिल जाए, लेकिन मिले तो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी मिले। तो इतनी सी बात को अब हम लोग पूरे प्रोसेस में, इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, और जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स। इसे बाय बाय करते हैं, डेफिनेशन मुझे वापस कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जेनेटिक्स याद रहेगा? व्हाट इज जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद टू थिंग्स, वन इज राजा बाबू हो गए इनहेरिटेंस, दूसरा वेरिएशन। तो एक एक पोर्शन को जेब में डालते चलना, जो पोर्शन में दिक्कत है बोल देना सर इस वाले पोर्शन को दोबारा डिफाइन कर। तो एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें कितने पार्ट हैं? दो, एक वेरिएशन। सर दोनों को बढ़ा दीजिए। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, लाइक बिगेट्स लाइक। क्या बात है, जबरदस्त। फिर बोला गया जब हमारे बच्चे या हम अपने मम्मा पापा के बच्चे हैं तो हम उनके एग्जैक्ट कॉपी, हमारे अंदर कुछ वेरिएशन है। इट इज अ डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, इट इज नोन एज वेरिएशन। पक्का? अब बेटा इस वेरिएशन को समझने के लिए उन्होंने रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया। ऑल्दो मैं पढ़ा चुका हूं, जितने लोगों ने मेरे साथ रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है वो इसको डिफाइन करेंगे। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने जैसे लोगों को पैदा करना, इट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। और हमें बताया गया रिप्रोडक्शन दो प्रकार का है, एक का नाम सेक्सुअल की एसेक्सुअल, वाह मेरे बच्चे। दूसरा कौन सा? सेक्सुअल। तो बताओ रिप्रोडक्शन हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा एसेक्सुअल। और इनकी अब बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या पैदा करते हैं? वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन का जेनेटिक्स से कोई ना कोई लेना तो जरूर होगा, क्योंकि जेनेटिक्स में भी हम किसकी बात करते हैं? तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमें वेरिएशन करके देता है, ये बात हमारे पूर्वजों तक को मालूम थी। आवर एंसेस्टर इवन नोज। पहला पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी का, दूसरा है पहला। हमारे एंसेस्टर भी जानते थे, भले उन्होंने विज्ञान पढ़ी हो ना पढ़ी, लेकिन अपने लॉजिक से वो जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। और ये बात वो 8000 से 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। कुछ किताबों में 8000 से 10,000 लिखा है, हाथ उठाएं कितनी किताबों में? यस। और कुछ किताबों में 8000 से 1000 लिखा है, हाथ उठाएं। जब कभी बिफोर क्राइस्ट बात करते तो सन उल्टे चलते हैं। कैसे चलते हैं? उल्टे। यानी कि क्राइस्ट के पहले आप 10,000 नहीं यूज करेंगे, 8000 से 1000 ईसा पूर्व। ओके, ईसा पूर्व। और अगर ये बाद का होता तो बोलते ईसवी। ईसवी मतलब एडी, याद है? तो बताओ ईसा पूर्व जो साल चलते हैं वो सीधे के उल्टे? उल्टे। तो 8000 से 1000 साल के बीच में, बिफोर क्राइस्ट, ये बात हमारे एंसेस्टर जानते हैं। और हम ये बात क्यों जानते हैं? क्योंकि एंसेस्टर ने इतने समय पहले चालू किया था डोमेस्टिकेशन। हमारे पूर्वजों ने डोमेस्टिकेशन चालू किया था इतने सालों पहले। अगर कोई पूछे व्हाट इज डोमेस्टिकेशन, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वाइल्ड वैरायटी इनटू पेट वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी को पेट वैरायटी में बदलने के लिए, वाइल्ड वैरायटी को हम लोग पेट या डोमेस्टिकेटेड वैरायटी बदलने में, इट इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। अब आप कहोगे सर डोमेस्टिकेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या रोल? तो बोल लेना डोमेस्टिकेशन करते वक्त वो दो काम करते थे। पहला काम था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और दूसरा काम था सेलेक्टिव ब्रीडिंग। याद रखना, डोमेस्टिकेशन करते वक्त वो दो काम करते थे। पहला काम करते थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा काम करते थे सेलेक्टिव ब्रीडिंग।
तो बच्चा यही पूछता कि सर पहले तो डेफिनेशन बताओ हमें डोमेस्टिकेशन की। तो मैं बोलता हूँ डोमेस्टिकेशन में हम लोग किसी भी वाइल्ड वैरायटी को, जंगली वैरायटी को अपने घरेलू वैरायटी में बेटा कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट करते वक्त हमें दो काम करने हैं। नंबर 1 है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा सेलेक्टिव। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा कि सर दोनों में कहना क्या चाहते। आइए बताता हूं। हमारे पूर्वज जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर के वाइल्ड काऊ की वैरायटी देखते थे। वाइल्ड काऊ। अब वाइल्ड काऊ की वैरायटीज में उन्हें बहुत सारा वेरिएशंस मिलता था, बहुत। कोई गाय छोटी है, कोई बड़ी है, कोई हास पुष्ट है, कोई दुबली पतली है। तो उन्हें मालूम था कि गाय के जितने बच्चे वो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन। तो उस वेरिएशन में जो वो अपने हिसाब की ब्रीड को सिलेक्ट करते थे, वो ब्रीड को सिलेक्ट करते थे। अच्छा बताओ, तुम अगर जंगल जाओ तो आप क्या चाहोगे? ऐसी गाय पकड़ के लाओ जो मरियल है, एकदम मरी जा रही है, ऐसी गाय पकड़ के लाओगे? तो आप देखोगे मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे ब्रीड। वहां पर सब एक जैसी होती तो कोई भी उठा लाते, लेकिन सब एक जैसी है कि अलग अलग है? तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वो क्या कर रही है, सेक्सुअल। अब उन्होंने ब्रीड सेलेक्ट की, जो अच्छी क्वालिटी की गाय है उन वाइल्ड वेराइटीज में, उनमें से एक मेल सेलेक्ट किया और एक फीमेल सेलेक्ट किया। यानी गाय का मेल और फीमेल दोनों सेलेक्ट कर लिए। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने उनकी ब्रीडिंग कराई। क्या कराई, ब्रीडिंग। चूंकि ये सिलेक्शन नेचर ने किया कि ह्यूमन ने, तो ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल। और चूंकि ये ब्रीडिंग अपने आप हो रही कि फोर्स, तुमने डिसाइड किया है कि कौन काऊ मेल कौन फीमेल के साथ ब्रीड करेगा। इट इज नेचुरल ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और फिर उन सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद आपने उनके बच्चे देखे, बछड़े देखे, उनमें से कुछ मरियल बछड़े थे, तुमने तुरंत सेलेक्ट कर लिए, उन्हें बचाया कि हटा दिया। और उसमें जो अच्छी क्वालिटी के लोग रहेंगे उनको फिर क्या किया, सेलेक्ट। और उस सिलेक्शन में फिर से एक को क्या बनाया, मेल, और फिर क्या बनाया, फीमेल। फिर क्या की, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते करते आपने एक वैरायटी बनाई, नाम है साहिवाल। बोलो, कहां पर है, पंजाब में। तो बताओ, वाइल्ड वैरायटी ऑफ द काऊ कन्वर्टेड इनटू साहिवाल, और कहां पर है, पंजाब। और ये प्रोसेस कौन सा है, डोमेस्टिकेशन। और इस डोमेस्टिकेशन में वो लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जब इस दुनिया में वेरिएशन ना होता, क्या ना होता, और क्या ना होता, वेरिएशन, तो क्या नहीं कर पाते। और अगर बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद क्या करते, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो उसमें अगर वेरिएशन ना आता बच्चों में, तो सारे बच्चे सेलेक्ट होते। सारे सेलेक्ट किए थे, कोई ऐसा जो हमारे काम का था, बाकी लोगों को हटा दिया था। तो बताओ, दो प्रोसेस कौन कौन से बार बार कर रहे थे, बोलो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फिर से सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फिर से आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जब तक आपके काम की ब्रीड नहीं आ गई। नाम बताओ, साहिवाल। तो साहिवाल को हम लोगों ने पंजाब में डोमेस्टिकेट किया। कहां पर किया, पंजाब में डोमेस्टिकेट किया। और इसमें वाइल्ड वैरायटी को डोमेस्टिकेट करके हम लोगों ने साहिवाल में कन्वर्ट किया। एंड दिस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। बोलो क्या नाम है, डोमेस्टिक। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि डोमेस्टिकेशन में कहां बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज हो रहा है। एक बताओ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेरिएशन किससे आ रहा है, तभी तो आप क्या कर पा रहे हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं, ये बात हमारे पूर्वजों को मालूम थी, नहीं मालूम थी। कितने साल पहले, 8000 से 10,000 बिफोर क्राइस्ट। और उन्होंने इसका यूज किया था किसमें, पता नहीं किसमें, हमें तो लग रहा कि गड़बड़ हो रहा। किसमें, पालतू बनाने में किया था। पता, डोमेस्टिकेशन में दो बड़े बड़े प्रोसेस याद हैं। पहला आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दूसरा सेलेक्टिव। आर्टिफिशियल सिलेक्शन याद है, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, चूजिंग ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे चूज किया। नाम बताओ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और फिर उनकी क्या की, सेलेक्टिव ब्रीड, जब तक कि तुम्हारे काम की ब्रीड ना मिल गई। और ऐसा कुछ किया गया पंजाब में कौन सी, साहिवाल।
साहिवाल गाय बनाई गई, किससे बनाई गई? गाय बनाई। यहां तक पहुंचा पाओगे? चलो पहुंचाओ मुझे। पहले बोलो जेनेटिक्स से याद है? व्हाट इज जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद, थैंक यू वेरी मच। इनहेरिटेंस याद है? वेरिएशन याद है? वेरिएशन के कारण पौधा सेक्सुअल है कि ये सेक्सुअल है? सेक्सुअल प्रोडक्शन वेरिएशन आता है। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे? वेरी गुड, पूर्वज जानते थे, ये बात अच्छी बात है। क्या उन्होंने इसका यूज किया? कब? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन में दो प्राथ हैं, पहला, दूसरा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और उन्होंने वाइल्ड काउ से साहिवाल बनाई, कहां पर? चलिए सर, आपने जो कहा मैंने मान लिया, आपने ये भी मान लिया कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। चलिए वापस आइए, व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो बोलते हैं इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स प्रोजनी को अपना कैरेक्टर देते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रोजनी को अपना कैरेक्टर दे देते हैं। तो जैसे पेरेंट्स वैसी प्रोजनी, ये बात किसकी वजह से हुई? इनहेरिटेंस। बोले द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। तो इनहेरिटेंस कोई नई बात तो है नहीं, ये तो बहुत समय से चल रही है और सब लोग देख रहे हैं। हम अपने मम्मी पापा जैसे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि इस दुनिया में इनहेरिटेंस आ रहा। तो याद रखना है, इनहेरिटेंस की कुछ ओल्ड थ्योरीज हैं और ये ओल्ड थ्योरीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, तब जाकर आप मेंडल के काम को समझ पाओगे। अदरवाइज मेंडल का काम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेंडल ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया। ओल्ड थ्योरीज में से एक थ्योरी बहुत प्रचलित थी जो मेंडल के पहले प्रचलित थी, और उस थ्योरी का नाम था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस यानी मेंडल के पहले जितने भी वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि मम्मी और पापा का कैरेक्टर ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के बच्चे में आता है। ये माना जाता था कि पापा के पास कोई कैरेक्टर है, मम्मा के पास कोई कैरेक्टर है, और वो दोनों लोग आपस में ब्रीड करेंगे तो बच्चा इंटरमीडिएट कैरेक्टर का आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। जैसे लोगों का मानना था कि अगर पापा लंबे हैं, टॉल हैं, और मम्मा छोटी हैं, डॉर्फ हैं, तो बच्चा जो आना चाहिए वो इंटरमीडिएट हाइट का आना चाहिए, क्योंकि वे मानते थे कि मिक्सिंग हो गई। और कुछ लोग यूं भी मानते थे कि पापा अगर बेटा ब्लैक है, काले हैं, मम्मा अगर गोरी है, यस वाइट है, तो बच्चा गेहूं कलर का आना चाहिए। याद रखना, सांवला भी चल सकता है। लेकिन लोगों को ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दिखते भी थे और लोग मानते भी थे कि ब्लेंडिंग ही हो रही होगी, मिक्सिंग ही हो रही होगी। और ये बहुत फेमस है, आज तक फेमस है। जो जेनेटिक्स नहीं जानते वो लोग बोलते हैं अच्छा है तुम्हारे पापा लंबे हैं, तुम्हारी मम्मी छोटी है, इसलिए तुम बीच के हो। अरे बस। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा फेमस था मेंडल के पहले। चुप रहो। अच्छा, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के बाद एक थ्योरी आई जो डार्विन ने दी। याद रखना, डार्विन को जो सम्मान मिला है वैज्ञानिकों में, वो उतना सम्मान बहुत कम लोगों को मिला है। डार्विन की किताब को बाइबल के बाद रखा गया। एक समय बाइबल के साथ, बाइबल वहां पर बहुत उनके ग्रंथ है, जैसे हम लोगों के लिए गीता है, कुरान है, वैसे उनके लिए बाइबल है। और बाइबल को के बाद वो डार्विन की किताब को रखते थे कि भैया डार्विन की किताब में सब कुछ सही लिखा है। तो डार्विन ने आकर के एक हाइपोथेसिस दी इनहेरिटेंस की, और इसे बोला गया थ्योरी और हाइपोथेसिस ऑफ पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस ये बस सुन लेना जरूरी है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप ये आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी। अब पैनजेनेसिस में डार्विन ये बात करते थे कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में एक पार्टिकल होता है, और उस पार्टिकल का नाम होता है पैनजीन। क्या बोलते हैं? पैनजीन। ये पैनजीन बोलते थे, जीन नहीं। बोलो क्या बोलते थे? पैनजीन। उन्होंने कहा कि जैसे मेरी बॉडी में नाक का एक पैनजीन होगा, आंख का एक पैनजीन होगा, हाथ का एक पैनजीन होगा, अंगूठे का एक पैनजीन होगा, फिंगर्स का एक पैनजीन होगा, ओके, मेरे चेस्ट का एक पैनजीन होगा, नेक का पैनजीन होगा, मेरी बॉडी के हर एक पार्ट का एक पैनजीन होगा। और ये जो पैनजीन है इन पार्टिकल के फॉर्म में आकर के गैमीट में जाएगा। किस में जाएगा? गैमीट।
और फिर गैमीट जब बेटा मिक्स होंगे, यानी एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा, दोनों अपने अपने पेंजीन लेकर के आ रहे होंगे और ये दोनों पेंजीन मिक्स हो जाएंगे और नया बच्चा जो पैदा होगा उसके पास मम्मा और पापा के पेंजीन होंगे, इसलिए मम्मा और पापा जैसे करेक्टर होंगे। पापा की नाक का पेंजीन बच्चे के पास हो सकता है, मम्मा की नाक का पेंजीन बच्चे के पास हो सकता है, दोनों मिक्स हो सकते हैं, तो नाक बीच की हो सकती है, पापा ना जैसी भी नहीं, मम्मा जैसी भी नहीं। ये मानते थे कौन? डार्विन। इनकी हाइपोथेसिस का नाम क्या था? पैंजेनेसिस। लेकिन ये फंस जाते थे जब लोग पूछते थे कि मान लो एक आदमी है जिसका एक हाथ ही नहीं, हाथ नहीं है, एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं, कटा हुआ। अब अगर हाथ कटा हुआ है तो बताओ उसके हाथ का पेंजीन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो बच्चा जब पैदा हो तो बताओ विद हाथ विदाउट हाथ? विदाउट हैंड पैदा होना चाहिए। और ये बात वो प्रूव नहीं कर पाते थे, इसलिए डार्विन की भी हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं गई। पर प्री मेंडेलियन एरा, मेंडल के पहले के एरा के दो बड़ी बड़ी हाइपोथेसिस आपको मालूम ही होनी चाहिए, तभी आपको मेंडल का काम समझ में आया कि मेंडल ने कौन सा तीर मारा। चलो, पहला इनहेरिटेंस क्या कहता है? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। कैरेक्टर की क्या होती है? कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है। मम्मा और पापा के कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे और बच्चे में आएंगे। अच्छा बताओ, डार्विन की थ्योरी का नाम पैंजेनेसिस। और ये बोलते हैं कि बॉडी का हर पार्ट का एक पेंजीन होता है जो गैमीट में आता है और गैमीट से कहाँ जाता है? बच्चों को। चलिए इस वाले ब्लॉक को भी हटा दें। बताओ इनहेरिटेंस का डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। क्या इसकी कुछ पुरानी थ्योरीज हैं? पहला ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दूसरा पैंजेनेसिस। किसमें मिक्सिंग की बात की गई? किसमें पेंजीन की बात की गई? फिर आए मेंडल साहब, द ग्रेट मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। कुछ बातें, इंफॉर्मेशन इनके बारे में आपको आनी चाहिए, लिख लीजिए आप, एनसीईआरटी में नहीं है। पहली बात तो इनकी पैदाइश, बर्थ 22 जुलाई 1822 की है। चेक रिपब्लिक यानी चेकोस्लोवाकिया, वहां पर ये पैदा हुए थे। बड़े होने पर ये चले आए मोनेस्ट्री ऑफ ब्रूनो। यहीं पर पढ़ाते थे ये, और प्रीस्ट भी थे, पादरी थे। यहां पर एक गार्डन था, इस गार्डन पे इन्होंने मटर के पौधे पर, पी प्लांट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइजम सटाइवम, गार्डन पी बोलते हैं इसे, पाइजम सटाइवम पर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। ये एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर 1863 तक का चले। 7 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे। 7 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने अपनी किताब लिखी जो थी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि कैसे इनहेरिटेंस होता है। और इन्होंने पिछली सारी हाइपोथेसिस को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया, यानी पैंजेनेसिस को भी झूठा कर दिया और इन्होंने ब्लेंडिंग को भी झूठा कर दिया। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की किताब लिखी जिसको इन्होंने 1865 में पब्लिश कराया था 1865 में। याद रखना, ये अपने काम में बहुत सक्सेसफुल रहे। इन्होंने जो कुछ भी किया आज तक पढ़ा जाता है, लेकिन ये नोटिस नहीं किए गए, इनको नोटिस ही नहीं किया गया, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली अपने समय पर। मेंडल को अपने समय पर रिकॉग्निशन मिली ही नहीं। याद रखना, मेंडल को नोटिस किया गया 1900 में। 1900 में मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई। जो डिस्कवरी वो करके गए थे उसी को रीडिस्कवर किया गया 1900 में।
तब तक मेंडल इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे और मेंडल की डेथ हो गई थी 1884 में। दो तीन वैज्ञानिकों में ग्रेगर जॉन मेंडल का भी नाम आता है, जो अपने समय के पहले आ गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो काम किया उनके समय से बहुत पहले का काम है। ऐसा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत समय के पहले का काम है। इन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो वो कर गए वो अपने समय से बहुत पहले का काम था। अब पूरी दुनिया डार्विन डार्विन चिल्ला रही थी और उस समय पर आ करके मेंडल ये कहते हैं कि डार्विन गलत है। कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी किसी बात को गलत साबित करने तो पहले तो हम ही तुम्हें दो चाटा मारेंगे। अच्छा, तो मेरे सामने बोलेगा। बिल्कुल ऐसा गैलीलियो के साथ भी हुआ। नाम सुने हो? गैलीलियो ने पहली बार बाइबल, या आई डोंट नो बाइबल में लिखा है कि नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है कि धरती रुकी हुई है और सूरज चक्कर लगा रहा है। आई डोंट नो लिखा है कि नहीं, ऐसा बोला जाता है। तो वो बाइबल मानती है कि सूरज चक्कर लगा रहा है और हम लोग को दिखता भी है कि यार सूरज सुबह कहाँ से निकलता है? पूरब से, और कहाँ पर डूब जाता है? पश्चिम। पर गैलीलियो पहला बंदा था जिसने कहा नहीं नहीं भैया गलत है, सूरज रुका है, पृथ्वी चक्कर लगा रही। और ये बात बाइबल के अगेंस्ट गई तो गैलीलियो को पकड़ करके बड़ी इमारत के ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। इस दुनिया में जितना कष्ट सच बोलने वालों ने पाया है उतना किसी ने नहीं पाया। बताओ, वो बोला नहीं है मैंने देखा है, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, मैं जानता हूं कौन चक्कर मारा, धरती। और दुनिया क्या कह रही थी? सूरज चक्कर मारता। उसने कहा कि नहीं धरती। बताओ, उसने समय के साथ बताया कि समय के पहले? तो क्या मिला? मौत। ऐसे मेंडल के साथ हुआ। मेंडल ने समय के बहुत पहले बता दिया कि बताओ डार्विन सही है कि गलत है? गलत। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस सही है कि गलत? गलत। तो ये कुछ कहानी है मेंडल साहब की, बस लिख लो, याद रहना चाहिए। कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1800। चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए, मोनेस्ट्री ऑफ ब्रुन में आ गए, वहां पर एक गार्डन में एक मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया। कितने साल? 7 साल। कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। 1856 से कितने साल? 7 साल बेटा काम किया, किताब लिखी। और ये किताब किसके बारे में थी? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और ये बताओ पूरे पुराने लॉज को बेटा सही साबित करती थी कि गलत? गलत। गलत साबित करती थी। और उन्होंने बताया कि बाकी लॉज गलत हैं। और बताइए उसके बाद इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। बताओ ये सक्सेसफुल थे कि फेल थे? सक्सेसफुल। लेकिन नोटिस किए गए कि नहीं किए गए, क्योंकि 1865 में काम पब्लिश हुआ लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा। कब तक? 1900। क्या हो गया बिटिया? कुछ अभी इंटरटेनमेंट आना बंद हो गया तो क्या डांस करें? यस सर ऐसे मत पढ़ाया करो, गाना गा के नाच के ऐसे पढ़ाया करो पगल में। बोलते हैं मेंडल अपने समय पे बहुत सक्सेसफुल थे। इसके लिए 3 बातें एनसीईआरटी ने लिख दी हैं और मुझे वो 3 बातें बोल देनी है। उसके बाद मैं मेंडल के काम में घुस जाऊंगा कि मेंडल ने किया क्या। याद रखना, मेंडल के सक्सेसफुल होने का कारण ये था कि वो जहां मोनेस्ट्री में थे वहां पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे। क्या थे? मैथ्स। तो ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। एक गणितज्ञ बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो याद रखना, मैथमेटिशियन होने की वजह से इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट का डाटा कलेक्ट किया, डाटा लिखा, अपनी किताब में लिखा, डाटा लिखा और उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। सांख्यिकी बना करके उसकी एनालिसिस रिजल्ट हो, उसकी एनालिसिस पुख्ता तरीके से कर लेना चाहते थे। ऐसा देख लेना चाह रहे थे कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मैथमेटिशियन होने का इन्हें बड़ा फायदा मिला। इन्होंने हर एक्सपेरिमेंट के अपने डाटा लिखे, गणित लिखी उसकी कि कितने बच्चे लंबे हुए, कितने छोटे हुए, कितने गोरे हुए, कितने काले हुए, कितना बेटा मटर के पौधों में राउंड है, कितना रिंकल्ड है। ये सब इन्होंने लिखा एक एक करके।
और लिखने के बाद उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। याद रखना, जब आप एनालिसिस अच्छी करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा। जो इस झोंक में है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो केवल सोच रहे हैं, लेकिन जो एनालिसिस के साथ चल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका हो जाएगा, वो क्या कर रहे होंगे? वो पहले अपना टाइम काउंट कर रहे होंगे कि चलो कितने महीने बाकी हैं। मान लो जुलाई में पेपर होना है, तो उन्होंने देख लिया कि अभी हमारे पास बाकी है मार्च आधा, अप्रैल, मई, जून। तो बताओ कितने महीने? 3.5। और 3.5 महीने में 30 दिन के हिसाब से अगर मानो तो 90 और 15 100, 105 दिन है। और 105 दिन में चैप्टर है 300, तो हर दिन कितने चैप्टर चाहिए? हाँ, 3 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? अच्छा, बायो में कितने हैं? 38, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में, हाँ, तो ऑलमोस्ट 100 चैप्टर हैं। और दिन कितने हैं? तो हर एक दिन एक चैप्टर अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी एनालिसिस गड़बड़ है। हाय राम, ये तो हम कर ही नहीं रहे। तो आप केवल झोंक में हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप अपनी एनालिसिस सही बनाएं। तो वो बंदा इतना करेक्ट था कि अपने डाटा की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता था, और डाटा में भी वो लार्ज सैंपल लेता था, छोटे मोटे सैंपल नहीं लेता था। यानी वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे 1-2 मटर के पौधों में करते थे कि पूरे खेत के मटर के पौधों पर वो एक्सपेरिमेंट करता था। ऐसा नहीं कि 2 मटर के पौधे देख लिया और उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट चल रहा। अगर वहां पर 100 मटर के पौधे या 1000 मटर के पौधे, तो 1000 मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और सैंपल साइज बड़ा होने पर रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है। अगर कोई लॉ मेरे ऊपर लागू हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो सब पे लागू हो। अगर वो सब पे लागू हो रहा, तो बताओ वो लॉ कैसा माना जाएगा? यूनिवर्सल। अगर केवल मेरे पर लागू हो रहा और आप पे लागू नहीं हो रहा, तो वो लॉ यूनिवर्सल। तो बताओ, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी उतनी कम की ज्यादा। और किसी भी रिजल्ट को उन्होंने चुपचाप नहीं छोड़ा, उसकी टेस्टिंग और रीटेस्टिंग करते रहे। टेस्टिंग की और फिर रीटेस्टिंग की, और जब तक कि वो हर बार एक ही तरीके का रिजल्ट नहीं पा रहे थे टेस्ट प्लान करके, तब तक वो किसी भी रिजल्ट पर नतीजे पे नहीं पहुंचते थे। तो उन्होंने टेस्ट प्लांट रख रखे थे, बार बार टेस्टिंग और रीटेस्टिंग करके अपना डाटा लिखते थे। तो जो आदमी इतना प्रेसाइज हो, उसका सक्सेस होने के चांसेस हमेशा ज्यादा है। 3 बातें बता दो। पहला बोलो, मैथमेटिशियन था। कैसा था? और वो बताओ, अपने सारे एक्सपेरिमेंट में क्या लगा रहा था? डाटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे। दूसरा, सैंपल छोटे थे कि लार्ज। और टेस्टिंग और रीटेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग और रीटेस्टिंग चलते वक्त उन्होंने टेस्ट प्लान बनाए, और उन टेस्ट प्लान से अपने डाटा को मान लिया कि बार बार प्रूव कराया, बार बार प्रूव कराया। और अगर बार बार एक बात प्रूव हो रही है, तो बताओ बात गलत होगी कि सही होगी? सही होगी। अब मैं इसे हटा दूंगा, ये 3 पॉइंट बोल नहीं पाओगे आप। बोल दोगे? बताओ, मेंडल सक्सेसफुल क्यों थे? क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट थे कि मैथमेटिशियन? और उन्होंने बेटा मैथमेटिशियन के डाटा लिए, एनालिसिस की, और जो डाटा लिए वो सिंपल स्मॉल सैंपल के लाख, और उनकी टेस्टिंग और रीटेस्टिंग करते रहे। और जब तक सेम रिजल्ट बार बार नहीं आया, उसे उन्होंने रिजल्ट माना कि नहीं माना? नहीं माना। तो बताओ, मेंडल कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1822। बोल दो भैया, कब पैदा हुए? मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए जाते हैं। इसके पहले के जितने रूल थे मेंडल ने ध्वस्त कर दिए। बताओ कितने साल काम किया? 1856 से 1863 तक काम किया। और इन्होंने एक ही प्लान पे काम किया। प्लान का नाम था आइजम सटाइवम। और किसी लॉ बनाए इन्होंने, दीज आर नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इनमें इन्होंने पुरानी सारी बातें रखी कि हटा दी, और अपने लॉज बनाए। 1865 में इन्होंने अपना काम पब्लिश किया, लेकिन किसी ने पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने इग्नोर कर दिया। हालांकि मेंडल गलत थे कि सही थे? सही थे। 1900 सन आया, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया गया, और माना गया कि बंदा 1865 में जो कर गया था वो 1900 में सही साबित हो रहा है। इसका मतलब मेंडल अपने समय के बाद आएगी, बहुत पहले? बहुत पहले। कैसे करोगे? सेल्फिंग। तो मेंडल ने क्या किए कि पूरे के पूरे प्लांट में, पी प्लांट में, ध्यान दो बेटा,
पी प्लांट में 7 कैरेक्टर चूज किए उन्होंने। अब उनकी किस्मत थी, उन्होंने 7 कैरेक्टर ही चूज किए। उन्होंने एक कैरेक्टर चूज किया हाइट। बोलो क्या नाम? हाइट। अब हाइट की उन्हें 2 वैरायटी मिल गई। बोलो, एक मिला टॉल और एक मिला डॉल। मैंने बच्चों को घंटों नहीं, कई हफ्ते बर्बाद करते हुए देखा है जब वो पूछते हैं सर व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज ट्रेट, और तब मेरा मन करता कि 2 थप्पड़ मारे और बोले भाग जाओ नहीं तो बहुते उड़ाएंगे। और इसमें भी टीचर भी बड़ी पीएचडी करा रहा है, मैं बता रहा हूं। और बच्चा अकेले मूर्ख नहीं है उस लिस्ट में। तो हो क्या रहा है कि मैं किसी से पूछूं बताओ टॉल होना क्या है, बोले कलर होना। टॉल होना क्या है? हाइट होना। डॉर्फ होना क्या है? अगर मैं टॉल की बात कर रहा हूं तो कलर की बात कर रहा हूं। बोलो क्या? हाइट। डॉर्फ की बात कर रहा हूं तो बोलते हैं हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट एक कैरेक्टर है जो कि अपने 2 अल्टरनेट फॉर्म रखता है। कितने अल्टरनेट? 2। या तो हाइट क्या हो सकती है? टॉल, या तो डॉर्फ। तो बताओ टॉल होना क्या है? ट्रेट। डॉर्फ होना भी क्या है? ट्रेट। इसका मतलब मेंडल की जो दोनों प्योर ब्रीड थी वो क्या थी? ट्रेट। नहीं है सर, नहीं आया। बताओ टॉल होना क्या है? ट्रेट है। अच्छा, डॉर्फ होना क्या है? अच्छा बताओ, टॉल एक प्रकार का, डॉर्फ भी एक प्रकार का। तो कैरेक्टर और ट्रेट में कोई डिफरेंस? अगर इस दुनिया में हाइट केवल एक प्रकार की होती तो ट्रेट ही कैरेक्टर होता, कैरेक्टर ही ट्रेट होता। नहीं आया। तो जब मैं ट्रेट को कैरेक्टर बोल दूं तो मेरा गला दबा के मार देना मुझे। ट्रेट भी एक कैरेक्टर है। यस सर। सर अभी नहीं आया, अभी मेरा कंफ्यूजन मेरे खोपड़ी में घुस चुका है। बताओ टॉल होना क्या है? डॉर्फ होना भी क्या है? सर डॉर्फ होना भी ट्रेट, टॉल होना भी ट्रेट। तो बताओ सर ये दोनों क्या है? कैरेक्टर। किस कैरेक्टर के बारे में? हाइट। तो मेंडल ने एक पौधा लिया हाइट के लिए और उन 2 पौधों को छांटा और दोनों को छांट कर देखा जो टॉल वाला है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करे? टॉल। और जो डॉर्फ वाला है वो डॉर्फ। तो बताओ टॉल भी प्योर ब्रीड और डॉर्फ भी प्योर ब्रीड। तो मेंडल ने क्या लिया? हाइट। अभी रुको, फ्लावर से 2 चीजें ली। एक फ्लावर पोजीशन, बोलो। और फ्लावर पोजीशन उन्होंने देखी पौधों में 2 जगह पर है। कुछ फ्लावर हैं जो एक्सियल जगह पर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? एक्साइल। एक्साइल निकल रहे हैं। एक्साइल समझते हो? और कुछ फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर निकल रहे। बोलो टर्मिनल। तो बताओ एक प्लांट के फ्लावर कैसे थे? टर्मिनल। दूसरे के एक्सियल। तो उन्होंने देखा कि कुछ बेटा कैसे हैं? एक्सियल और कुछ होते हैं टर्मिनल। अब मैं जो पूछूं बताना तभी समझ में आएगा। बताओ टर्मिनल होना क्या है? ये बोलो, टर्मिनल होना क्या है? पोजीशन। गड़बड़ कर रहे हो। टर्मिनल होना क्या है? पोजीशन। नहीं, टर्मिनल होना हाइट है। टर्मिनल होना क्या है? पोजीशन। एक्सियल होना क्या है? पोजीशन। और पोजीशन क्या है? कैरेक्टर। नहीं है? तो बताओ पोजीशन के 2 अल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं? एक कौन? एक्सियल, एक कौन? टर्मिनल। तो एक्सियल और टर्मिनल एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट फॉर्म है, तो दोनों ट्रेट कहलाएंगे। बताओ एक्सियल भी एक ट्रेट है, टर्मिनल भी एक ट्रेट है। इस दुनिया में सारे लोग एक्सियल होते, टर्मिनल ना होता तो कैरेक्टर ही ट्रेट होता, ट्रेट ही कैरेक्टर होता। नहीं आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो बताओ फ्लावर पोजीशन कितनी प्रकार की? 2। एक कौन? एक्सियल और एक कौन? टर्मिनल। जिनके दिमाग में डोमिनेंट रेशियो चल रहा है वो सब तुरंत भगा दे। मैं इसी कोई बात बोल नहीं रहा हूं। अगर कोई भी यहां से निकलते वक्त पूछा कि कौन डोमिनेंट कौन रेशियो, घूसा पड़ेगा पेट में। मैं अभी केवल प्योर ब्रीड पढ़ा रहा हूं और मुझे कुछ आता जाता नहीं है। मेंडल का पहला काम याद है? नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पहले पेरेंट सिलेक्ट कर लें और पेरेंट किसी को भी बुला लेंगे, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेराओ। अगर पेरेंट बनना चाहते हो
और प्योर बीट बनने के लिए सेल्फ में एक जनरेशन की कई, और एक दिन करेक्टर क्या होगा, स्टेबल। और बेटा एक्सियल से केवल एक्सियल और टर्मिनल से केवल टर्मिनल पैदा होंगे, उस समय बोलूंगा तुम प्योर हो और तुम भी प्योर हो। ये बात और है कि तुम दोनों क्या हो, पोजीशन, और पोजीशन क्या है, कैरेक्टर, और तुम भी एक पोजीशन ही हो और तुम भी एक पोजीशन ही हो, लेकिन दो पोजीशन अल्टरनेट है एक दूसरे से, इसीलिए उनका नाम ट्रेट। बताओ फ्लावर कलर, बोलो क्या, फ्लावर कलर इन्हें दो प्रकार के मिले, एक मिला वायलेट, फिर से बोलो, और एक मिला वाइट, फिर से बोलो वाइट। तो बताओ पी पौधे के कितने फ्लावर के कलर थे, दो, एक कौन, वायलेट, दूसरा कौन, वाइट। अच्छा बताओ वायलेट होना क्या है, वाइट होना भी क्या है, नहीं सर वायलेट होना हाइट है, नहीं सर वाइट नहीं सर, वायलेट होना इट इज हाइट और वाइट होना भी हाइट, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। वायलेट होना, वाइट होना भी, इसका मतलब कलर के कितने फॉर्म, दो, एक कौन, वायलेट, एक कौन, बताओ वायलेट और व्हाइट दोनों क्या हुए, ट्रेट, किसके लिए, कलर, कौन सा कलर, फ्लावर। तो फ्लावर कलर क्या हुआ, उसे कितने अल्टरनेट फॉर्म, दो, एक कौन, वायलेट, एक कौन, व्हाइट। कितने कैरेक्टर हो गए, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा फ्लावर कलर, पक्का। फिर उन्होंने लिया पॉड कलर, बोलो क्या, पॉड मतलब फली, कभी मटर की फली देखी है, इतनी बड़ी। अच्छा जब मटर की फली तुम ठेले में देखते हो कैसी होती है, हरी होती है, तो उन्हें ज्यादातर बेटा पॉड कलर मिला ग्रीन और कुछ मिला येलो, फिर से बोलो येलो। बताओ कुछ, तो बताओ ग्रीन होना क्या है, कलर, येलो होना क्या है, कलर, किसका, पॉड का। तो पॉड कलर क्या हुआ, कैरेक्टर, किसके दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक कौन, ग्रीन, एक कौन, येलो। फिर बोला पॉड शेप। अब देखो दो प्रकार की फलियां देखी मैंने, एक फली देखी है मैंने ऐसी स्मूथ, उसमें मटर के दाने चुपचाप लगे रहेंगे, और एक ऐसे लगी है कॉन्स्ट्रिक्टेड। देखो सर ये मूंगफली, ये भी मटर है, लेकिन बताओ ये वाला सेब कौन सा है, स्मूथ, और ये वाला है कॉन्स्ट्रिक्टेड, बोलो कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो बताओ दो इनको मिले पॉड शेप, एक कौन, स्मूथ, दूसरा कौन, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कितने हो गए कैरेक्टर, पता नहीं, एक कौन, हाई, गिनो, एक, दूसरा फ्लावर पोजीशन, फिर फ्लावर कलर, फिर पॉड कलर, फिर पॉड शेप। फिर इन्होंने देखा सीड, और सीड का लिया कलर, और सीड कलर में इन्हें मिला येलो और ग्रीन। तो अब बताओ येलो होना क्या है, ग्रीन होना क्या है, किसका, तो सीड कलर इज अ कैरेक्टर, येलो इज अ ट्रेट, ग्रीन इज अ ट्रेट। और इसके अलावा सीड शेप, और इन्हें मटर के दाने दो शेप में मिले, कुछ राउंड और कुछ रिंकल, तुड़े मुड़े। तो एक हो गया राउंड और एक हो गया रिंकल। हाँ करेक्टर, एक, दुई, तीन, चार, पांच, छह, कितने करेक्टर, और हर करेक्टर के कितनी प्योर बीट, तो 7 दूनी 28, 14। तो कहते हैं मेंडल ने 7 करेक्टर एंड 14 वैरायटीज पर काम किया। ये कोई रटने की चीज थोड़ी ना, हर करेक्टर के कितनी वैरायटीज, 2, और दोनों हाइब्रिड की प्योर बीट। तो बताओ टॉल भी क्या है, प्योर बीट, डॉर्फ भी क्या है, प्योर बीट, वायलेट भी क्या है, व्हाइट भी क्या है, प्योर बीट, ग्रीन भी क्या है, येलो भी क्या है, स्मूथ भी क्या है, और रिंकल भी क्या है। तो कितने करेक्टर और कितनी वैरायटी, तो बताओ 7 करेक्टर और 14 वैरायटीज के साथ इन्होंने मटर पे काम किया। और वही काम किया पहला वाला, पहला काम क्या था, हटा दें इसे, कुछ नहीं आता तुम्हें, चलो बोलो। पहला हाइट, फ्लावर से 2, पॉड से 2 और सीड से 2,
बता दो, 2 2 2 और 1, बता पाओगे? अब मुझे डर लग रहा, बताओ सातों। पहला हाइट है, हाइट में कितने? 2, एक और क्या बच्चे हैं, शाबाश। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। बताओ फ्लावर पोजीशन याद है? चलो एक्सियल और टर्मिनल। अरे वाह, फ्लावर कलर ग्रीन और येलो, वायलेट और पक्का, क्या बात है। सीड कलर याद है? येलो और ग्रीन, सीड से याद है? चलो राउंड एंड सिंपल, पॉट कलर याद है? ग्रीन एंड येलो याद है? पॉट शेप याद है? बोलो एकदम